हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। 15 अगस्त को जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तो भाषण देते उन्होंने एक चीज़ बोली कि जब मैंने अपने देशवासियों से पूछा, उनकी राय ली कि ये हमारा विकसित देश कैसा होना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया कि जो हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम है, न्यायपालिका में जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये कॉलेजियम सिस्टम बंद हो जाना चाहिए या इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और न्यायपालिका में और अन्य भी गुंजाइश है जो कि डेवलपमेंट होना चाहिए या इम्प्रूव होना चाहिए, जिससे कि जो पेंडिंग केसेस हैं वो टाइमली डिस्पोज ऑफ हो सके। अब जैसे ही प्रधानमंत्री ने कॉलेजियम सिस्टम की बात करी, दोबारा से ये चर्चाओं में आ गया। ठीक, कि ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या, क्यों ये खत्म होना चाहिए या इसमें इंप्रूवमेंट क्यों होना चाहिए, आइए जानते हैं। पहले जान लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम है क्या। देखिए, जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं या हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं जिनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, ये काम करती है कॉलेजियम सिस्टम। यानी कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कुछ जजेस बैठे हुए हैं जिनका काम है, जिनका ओपिनियन ये है कि एक बार उन्होंने अगर अपना ओपिनियन दे दिया, अपना फैसला सुना दिया कि इस बंदे को हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, या इस बंदे को जो हाई कोर्ट का जज है इसको ट्रांसफर करना है, या इस बंदे को हाई कोर्ट का जज बनाना है, ये कॉलेजियम सिस्टम में बैठे हुए जो जजेस हैं उनका ही डिसीजन होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं ये कॉलेजियम सिस्टम कहां से आया। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम ना तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है, किसी भी आर्टिकल में नहीं बता रखा, और ना ही ये कॉलेजियम सिस्टम किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी लॉ के द्वारा बताया गया। यानी कि किसी भी विधि में, किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं बताया गया, और ना ही किसी भी संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल में बताया गया। तो ये आया कहां से? ये आया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। अब कौन सा जजमेंट है वो हम आगे पढ़ेंगे। Under the system, Chief Justice of India, along with four senior most judges of Supreme Court, recommend the appointment and transfer of the judges। यानी कि सुप्रीम हाई कोर्ट में कौन अपॉइंट होएगा, किस जज को हम ट्रांसफर करेंगे, ये करेगी कॉलेजियम सिस्टम। और कॉलेजियम सिस्टम में कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस। यानी कि टोटल 5 जज होते हैं जो इस कॉलेजियम सिस्टम में बैठते हैं और अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, अपने डिसीजन देते हैं कि आपको किस पर्सन को हमें अपॉइंट करना है, किस जज को हमें ट्रांसफर करना है। सेम बात जो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम होता है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 अन्य जजेस होते हैं। हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम होता है, यानी कि हाई कोर्ट में क्या चलेगा, किस जज को अपॉइंट किया जाएगा, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और बाकी के 2 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं जो हाई कोर्ट में बैठते हैं। अब ये कॉलेजियम सिस्टम आया तो आया कैसे, आइए इस बारे में जानते हैं। 1981 में केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं फर्स्ट जजेस केस या फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस। ठीक, ये 4 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस केस में अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि अंतिम निर्णय जो होगा जज को अपॉइंट करने का, एक जज को एक दूसरी हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का, ये जो काम होगा ये राष्ट्रपति का होगा और उनका डिसीजन ही फाइनल माना जाएगा। यानी कि चीफ जस्टिस या किसी जज का कोई फैसला हो, परंतु राष्ट्रपति का एक अलग फैसला है, तो जो राष्ट्रपति का फैसला है उसको ही मान्यता मिलेगी, उसको ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ये फर्स्ट जजिस ट्रांसफर केस में बोल दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जजिस केस आया। इस केस में जो एसपी गुप्ता केस था, यानी कि जो फर्स्ट जजिस ट्रांसफर केस था, उसको ओवर रूल्ड कर दिया, उसको पलट दिया और कहा गया कि जो राष्ट्रपति का डिसीजन है जिसको फाइनल माना गया था पहले केस में, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाइनल डिसीजन माना जाएगा हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। यानी कि राष्ट्रपति कुछ भी बोले, हमें कुछ भी लेना देना नहीं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ठीक, it was decided that the advice tendered by the CJI in regard to the appointment judges to the Supreme Court is binding on the president। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोल दिया वो प्रेसिडेंट के डिसीजन पे बाइंडिंग होगा। यानी प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकते अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना डिसीजन अलग सुनाया। फर्दर द CJI इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट विद द 2 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट जजेस। इस केस में बोला गया था कि खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही अपने डिसीजन नहीं देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य 2 मोस्ट सीनियर जजेस भी देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनका ओपिनियन भी लिया जाएगा। यानी 3 जजेस का ओपिनियन लिया जाएगा, 2 होंगे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे और एक हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तीनों का जो ओपिनियन होगा वो माने जाएगा, ना कि देश के राष्ट्रपति का। ठीक, यानी कि सेकंड केस में, सेकंड जजेस केस में जो फर्स्ट जजेस केस था उसका जो डिसीजन है उसको ओवर रूल्ड कर दिया, उसको पलट दिया।
अब जब सेकंड केस में इस डिसीजन को पलट दिया, तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके पास एक पावर है आर्टिकल 143 में कि वो अपनी रिकमेंडेशन भेजें सुप्रीम कोर्ट को, कंसल्टेशन करें। तो उन्होंने उसी पावर को यूज किया और अपनी रिकमेंडेशन भेजी सुप्रीम कोर्ट की कि ये फैसला आया तो आया कैसे, क्योंकि पहले केस में बोला गया मेरे पास यानी राष्ट्रपति के पास पावर है और उनकी पावर ही सर्वोपरि मानी जाएगी। परंतु जब दूसरा केस आया तो जो मेरी पावर थी वो मेरे से सारी छीन ली गई और पावर दे दी गई पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास। तो जब इससे राष्ट्रपति को बुरा लगा, अपनी रिकमेंडेशन भेजी उन्होंने आर्टिकल 143 में, और रिकमेंडेशन भेजने के बाद थर्ड जजिस केस हुआ, यानी कि ये जो रिकमेंडेशन भेजी इसके बाद तीसरा केस आया जिसका नाम था थर्ड जजिस केस। और इसमें क्या बोला गया, द 1993 डिसीजन वाज रीअफर्म्ड विद माइनर मॉडिफिकेशन इन 1998, यानी कि इस केस में जो 1993 का केस था यानी सेकंड जजिस केस था उसको ही माना गया, पर उसमें कुछ चेंज किए गए। कुछ चेंज क्या किया गया कि जो सेकंड जजिस केस था जिसमें बोला गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का भी ओपिनियन माना जाएगा, बट अब इस केस में बोल दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ अन्य 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का भी ओपिनियन माना जाएगा। यानी कि जब जहां पहले 3 जजेस थे अब हो गए टोटल 5 जज। ठीक, तो यानी कि इस केस में जो रिकमेंडेशन भेजी थी राष्ट्रपति ने उनका ओपिनियन अभी भी नहीं माना जाएगा। चलिए, ये तो किसकी, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, यानी कि जो हमारा ये सेकंड केस आया था, सेकंड जजिस ट्रांसफर केस, इस केस के बाद से ही कॉलेजियम सिस्टम काम करने लगा। कैसे, क्योंकि पहले केस में क्या बोला गया था, राष्ट्रपति की ही चलेगी, बट सेकंड केस में बोल दिया कि राष्ट्रपति की नहीं चलेगी, चलेगी तो किसकी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। यानी कि इस केस के बाद कॉलेजियम सिस्टम हमारे देश में इवॉल्व हो गया, बन गया, वो काम करने लगा। और थर्ड जजिस केस ने भी जो सेकंड जजिस केस है उसको ही मान्यता दी कि नहीं, राष्ट्रपति की नहीं, कॉलेजियम सिस्टम में जो जज बैठे हैं उनकी ही चलेगी। ठीक, अब जब 1998 में थर्ड जजिस केस आ गया और बोल दिया कॉलेजियम सिस्टम में अब 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनका ही डिसीजन माना जाएगा, राष्ट्रपति का कोई डिसीजन नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम चलता रहा 2014 आ गया और 2014 में पार्लियामेंट ने एक कानून पास करा जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल पे कमीशन, जिसका नाम था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक, इस एक्ट में क्या बोला गया, इस एक्ट में बोला गया कि इस एक्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, बाकी के अन्य सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, उसके साथ साथ बाहर के कुछ लोग भी होंगे। यानी कि अब आप सबको इकट्ठा एक ओपिनियन बनाना है कि हमें किस व्यक्ति को अपॉइंट करना है, किसको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफर करना है। यानी कि बात क्या हो गई कि अब जो जुडिशरी है वो काम करेगी एग्जीक्यूटिव के साथ। ठीक, जुडिशरी जो अकेले काम कर रही थी, अकेले अपना डिसीजन ले रही थी, अब इस एक्ट के माध्यम से जुडिशरी अब अकेले काम नहीं करेगी, उसको काम करना पड़ेगा अन्य लोगों के साथ। यानी अब जुडिशरी जो अकेले काम कर रही थी वो अब एग्जीक्यूटिव के साथ इकट्ठा होकर काम करेगी। ये एक्ट में बोला गया। अब जब ये एक्ट में बोला गया 2014 में आया एनजेसी एक्ट, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बोला गया। ठीक, अब ये जब एक्ट आया तो अगेन फोर्थ जजिस केस 2015 में आया। किस लिए आया कि ये जो पार्लियामेंट एक्ट लेकर आई है क्या ये संवैधानिक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये चेक करने के लिए फोर्थ जजिस केस आया 2015 में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये जो पार्लियामेंट एक्ट लेकर आई है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं छीन सकती है। आर्टिकल 50 में क्या लिखा है कि जो न्यायपालिका है, जो जुडिशरी है, वो एग्जीक्यूटिव से अलग रहेगी। यानी न्यायपालिका अपना काम अलग करेगी, जुडिशरी अपना काम अलग करेगी, एग्जीक्यूटिव अपना अलग काम करेगी, इन दोनों को अलग रखा जाएगा। आर्टिकल 50 ये बोलता है, यानी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। तो इस केस में जो फोर्थ जजिस केस आया इसमें भी यही बोला गया कि ये जो एक्ट है जो बोलता है अब अपनी जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर एक डिसीजन पे आएगी, अगर ऐसा हुआ तो जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी है एक, वो कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पे यही बोला गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा है अगर ये एक्ट के अकॉर्डिंग अपना जजिस का अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर किया जाएगा।
तो इस एक्ट को एनजेएसी जो 2014 में पार्लियामेंट के माध्यम से आया उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में होते कौन कौन है। वैसे तो मैं बता चुका हूं कि कॉलेजियम सिस्टम में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और बाकी के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। और अगर हाई कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम की बात करें तो वहां पे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उस हाई कोर्ट के। अब एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और कॉलेजियम सिस्टम में डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है, आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं। पहला डिफरेंस तो ये बताया गया कि एनजेएसी आया कहां, जब ये एक्ट बना, जब पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया, कानून बनाया, तो इसको कहां पे रखा गया, इसको रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 ए में। आपके पास अगर पुरानी बेयर एक्ट होगी तो वहां पे एक आर्टिकल होगा, आर्टिकल 124 ए, जो कि इस एक्ट के बारे में बात करता था कि इस एक्ट में कौन कौन होगा, किसके पास पावर, अगर आप एक कमिटी बनाओगे इस कमिटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे, अगर किसी जज को अपॉइंट करना तो ये ही मेंबर्स करेंगे, तो काफी वहां पे लिखा हुआ था। बट 2015 में जब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया, असंवैधानिक बना दिया गया, तो इस आर्टिकल की अनुच्छेद की कोई भी वैल्यू नहीं रह गई। ठीक, वही अगर हम बात करें कॉलेजियम सिस्टम है कहाँ, तो अगेन कॉलेजियम सिस्टम कहीं नहीं है, किसी भी आर्टिकल में नहीं बताएगा, किसी भी कानून में नहीं बताएगा, ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से, वो भी कौन सा, सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के माध्यम से एग्जिस्टेंस में आया। ठीक, सेकंड डिफरेंस क्या है, सेकंड डिफरेंस ये है एनजेएसी जो है वो मिलके काम करना चाहती थी, यानी कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलके काम करना चाहती थी, ये थी एनजेएसी के अंतर्गत। बट कॉलेजियम में क्या है, कॉलेजियम में एग्जीक्यूटिव का कोई रोल ही नहीं है, कॉलेजियम में जो बैठेंगे वो जजेस ही बैठेंगे, यानी कि जुडिशरी अलग, एग्जीक्यूटिव अलग। बट एनजेएसी में क्या था, इकट्ठा होकर काम करना है। ठीक, ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस है कि एनजेएसी में थे कौन कौन, तो वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ये भी थे, और जो एक कमेटी बनेगी वो कमेटी 2 अन्य लोगों को अपॉइंट करेंगी कि हमें अगर लगता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है इस कमीशन में बैठने के लिए, इस कमीशन में बैठने के लिए, तो वो उस व्यक्ति को भी अपॉइंट कर लेगी। ठीक, तो इस कॉलेजियम सिस्टम में ये 4 व्यक्ति थे। और वहीं अगर हम बात करें कॉलेजियम में कौन कौन है, तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम चलता ही रहे, जो सपोर्ट करते हैं कॉलेजियम सिस्टम का, तो वो किस ग्राउंड पे करते हैं, आइए जानते हैं। सीक्रेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, यानी कि वो ये बोलते हैं कि जो जुडिशरी अपॉइंटमेंट का जो सीक्रेसी है, कि जुडिशरी काम कैसे करती है, ये जो सीक्रेट है ये बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक जुडिशरी फैमिली में जो काम करने का तरीका है वो जुडिशरी फैमिली के अंदर ही रहना चाहिए, जो सीक्रेट है, जो प्राइवेसी है वो वहीं बरकरार रहे, ना कि बाहर जाए, पहला। दूसरा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यहाँ पे जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50 के अंतर्गत कि भाई एग्जीक्यूटिव की पावर अलग रखो, जुडिशरी की पावर अलग रखो। ठीक, तो अगर आप इस कॉलेजियम सिस्टम को एंड कर दोगे, खत्म कर दोगे, और जो कानून बनाया गया था पार्लियामेंट में उसको लेके आ जाओगे, तो जो ये सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 में जो लिखा है वो सब खत्म हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कॉलेजियम सिस्टम में जो जजेस बैठे हैं, जिन जो अपॉइंट करते हैं, वो ही कंटिन्यू रहना चाहिए। अब ऐसे लोग जो इस कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट हैं, विरुद्ध हैं, कि वो चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, वो किस ग्राउंड पे चाहेंगे, तो उनका ये कहना है चार्जेस ऑफ नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, यानी कि भाई भतीजावाद, जो हमारे पहले आपने देखा होगा बॉलीवुड में भी खूब चर्चाओं में रहा, वो यहाँ पे भी चर्चाओं में है कि अगर कोई जज चाहता है कि भाई मेरे भाई का बेटा है या मेरे रिश्तेदार का बेटा, मेरे पड़ोसी का बेटा है, वो फेवर करेंगे, वो चाहेंगे कि वो बच्चा जो जज बन चुका है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े, वो पूरा ट्राई करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, या वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, या वो हाई कोर्ट का जज बन जाए, तो ये भाई भतीजावाद जो है वो चलता रहेगा। तो ये एक ग्राउंड था। ठीक, दूसरा था मिसयूज ऑफ पावर, दूसरा क्या ग्राउंड था, दूसरा था मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि अगर आपने देखा होगा कि हमारे देश में 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग काम करती है, बट इन ऑर्गन्स के अंदर जो पावर है उस पर चेक एंड बैलेंस का भी है। अगर हम चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे दूसरे ऑर्गन्स का, तो जो पावर उनको दी गई है वो कहीं ना कहीं एक्सीड कर दे। तो जो लोग चाहते हैं कि ये जो है हमारा कॉलेजियम सिस्टम, इसका अंत हो, तो वो यही चाहते हैं कि अगर हम इसको अंत नहीं करेंगे तो जो कॉलेजियम सिस्टम काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी पावर को एक्सीड कर देगा, कहीं ना कहीं अपना ऐसा कार्य करेगा जो असंवैधानिक घोषित हो सकता है। तो इस बेसिस पे ये
इस कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनका कहना है कि हमें ये नहीं पता कि जुडिशरी काम कैसे करती है, ये किन बेसिस पे एक केस को दूसरे जज को ट्रांसफ़र करती है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर ये कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होगा तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो आ जाएगी। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो लोग बोलते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम आपका ख़त्म होना चाहिए या कॉलेजियम सिस्टम आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। आई होप मैंने आपको अच्छे समझा दिया कि कॉलेजियम सिस्टम होता क्या है, 2014 में कौन सा एक्ट आया, उसको क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, किन बेसिस पे लोग फेवर करते हैं कि कंटिन्यू रहना चाहिए या कौन लोग चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाना चाहिए, क्या उनके ग्राउंड्स हैं। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।